नमस्कार। हाँ सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। हाँ। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिस पर दशकों से, मतलब सच में दशकों से बहस छिड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जो पीछा ही नहीं छोड़ता। सवाल ये कि क्या मध्यकालीन भारत में वो जो यूरोप वाला सामंतवाद है, जिसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं, क्या वो यहाँ था? और ये सवाल सिर्फ अकादमिक गलियारों की गपशप नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी विषय है। बिल्कुल। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे आइग्नो के एमए हिस्ट्री कोर्स की यूनिट 10, जिसका नाम ही है द इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट। हाँ, ये यूनिट इस पूरी बहस को परत दर परत खोलती है। इसमें जो अलग अलग तर्क हैं, जो सबूत पेश किए गए, जो आलोचनाएं हुई, सब कुछ। तो अगले 40 से 60 मिनटों में हम इस यूनिट के हर नुक्ते को, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक, पूरी गहराई से। हमारा मिशन क्या है? मिशन है इस जटिल पेचीदा विषय को एकदम आसान बनाना, ताकि आप इसके महारथी बन जाएं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये बहस सिर्फ तथ्यों की लड़ाई नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास को देखने के नजरिए की भी लड़ाई है। कैसे अलग अलग इतिहासकारों ने भारत के अतीत को समझा, उसे इंटरप्रेट किया, कैसे यूरोपीय मॉडल को यहाँ फिट करने की कोशिश हुई, और फिर उस कोशिश पर क्या सवाल उठे। उम्मीद है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता न सिर्फ इस बहस के मुख्य तर्कों को समझ पाएंगे, बल्कि ये भी समझ पाएंगे कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल, वो मेटा नैरेटिव भी समझना जरूरी है। चलिए सेक्शन 10.1 परिचय से शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये फ्यूडलिज्म या सामंतवाद आखिर है क्या भला? मतलब शब्द का मतलब क्या है? देखिए, ये शब्द मूल रूप से यूरोपीय है, यूरोप के मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल मध्यकाल में नहीं, बल्कि काफी बाद में, लगभग 17वीं सदी के आसपास शुरू हुआ। अच्छा, तो मध्यकाल के लोगों को पता ही नहीं था कि वो फ्यूडल दौर में जी रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। शुरू में जब ये शब्द इस्तेमाल हुआ तो इसे एक तरह से पिछड़ी हुई, बड़ी कठोर और धीमी गति से चलने वाली व्यवस्था के तौर पर देखा जाता था। नेगेटिव कॉनोटेशन था इसका। और इसमें होता क्या था? मतलब व्यवस्था का कोर क्या था? कोर था एक रिश्ता, राजा या कोई बड़ा जमींदार जिसे लॉर्ड कहते थे, और उसके अधीन काम करने वाला कोई योद्धा या जागीरदार जिसे वैसल कहा जाता था। इनके बीच एक खास किस्म का रिश्ता था जो प्रथागत कानूनों, मतलब कस्टमरी लॉ पर आधारित था। जैसे कि वैसल लॉर्ड के लिए लड़ेगा और लॉर्ड उसे जमीन देगा या उसकी रक्षा करेगा, कुछ ऐसा? हाँ, मोटे तौर पर यही, वफादारी और सेवा के बदले संरक्षण और जमीन। लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का मतलब फैलता गया। इसे सिर्फ लॉर्ड वैसल रिश्ते तक सीमित नहीं रखा गया। कैसे फैला इसका मतलब? इसे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ा जाने लगा जहां केंद्रीय सत्ता, मतलब राजा की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, और असली ताकत स्थानीय शासकों के हाथ में थी, जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स कहा गया। वो अपने अपने इलाके के छोटे मोटे राजा ही थे एक तरह से। सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ बिल्कुल। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में, खासकर 20वीं सदी में, फ्रांस के कुछ इतिहासकारों का एक ग्रुप था, अनाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। ओ हाँ, मार्क लॉक, लूसियन फेवर वाले। बिल्कुल वही। उन्होंने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि भाई, सिर्फ राजा रानी या लॉर्ड वैसल के रिश्ते से काम नहीं चलेगा। अगर सामंतवाद को समझना है तो हमें और गहरी खुदाई करनी होगी। गहरी खुदाई मतलब हमें उत्पादन के तरीकों को देखना होगा। खेती कैसे होती थी, कौन करता था, जमीन और किसान का रिश्ता क्या था, किसानों के आपस में कैसे संबंध थे, उस समय की तकनीक कैसी थी, व्यापार था या नहीं, मुद्रा का चलन कैसा था। अरे वाह, ये तो पूरा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी आ गया इसमें। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार की संरचना, लिंग संबंध, लोगों के सोचने का तरीका, उनकी मेंटालिटीज, इन सब चीजों को भी सामंतवाद के अध्ययन में शामिल कर लिया। तो अब फ्यूडलिज्म एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट बन गया। भारतीय सामंतवाद, विभिन्न दृष्टिकोण। इंडियन फ्यूडलिज्म, वेरियस अप्रोचेस। चलिए अब यूरोप से निकलकर भारत पर आते हैं। तो भारत में इस फ्यूडलिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने और कब किया? भारत में इसका क्रेडिट जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। हाँ, वही जेम्स टॉड जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर वो मशहूर किताब लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अच्छा, टॉड साहब, कब की बात है ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। टॉड राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के। उन्होंने वहां के राजपूत रजवाड़ों को देखा, उनके रीति रिवाजों को समझा, और उन्हें लगा कि अरे,
ये तो बिल्कुल मध्यकालीन यूरोप जैसा है। क्या क्या दिखा उन्हें यूरोप जैसा? वही लॉर्ड वैसल वाला रिश्ता, हाँ मतलब राजा हाँ, और उसके सामंत। सामंत। सामंत राजा को सैन्य सेवा देते थे, बदले में उन्हें जागीरें मिलती थी। फिर एक सामंत के नीचे और सामंत होते थे, जिसे सब इन्फ्यूडेशन कहते हैं। स्वामी भक्ति का बड़ा महत्व था। तो टॉड को लगा कि ये तो क्लासिक यूरोपियन फ्यूडलिज्म है, बस नाम राजपुताना है, थोड़ा नाटकीय अंदाज में। तो टॉड ने एक सीधी सीधी तुलना कर दी। हाँ। उन्होंने की। उनका नजरिया दिलचस्प था, लेकिन वो काफी हद तक यूरोपियन चश्मे से देखा गया नजरिया था। बाद में, खासकर आजादी के बाद 1950 और 60 के दशक में, जब भारतीय इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश हुई, तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस शब्द को उठाया। मार्क्सवादी इतिहासकार जैसे बड़े नाम है इसमें, डी कोसाम्बी, आर.एस. शर्मा, इरफान हबीब। इन्होंने फ्यूडलिज्म शब्द को टॉड से बिल्कुल अलग अर्थ दिया। कैसे अलग? उन्होंने इसे सिर्फ लॉर्ड वैसल रिश्ते तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए ये एक आर्थिक व्यवस्था थी, एक उत्पादन का तरीका, मोड ऑफ प्रोडक्शन था, एक खास तरह की वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर थी। मतलब समाज में अलग अलग वर्ग कैसे बने, उनके बीच आर्थिक संबंध कैसे थे, इस पर जोर था। अच्छा, तो फोकस राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों से हटकर आर्थिक रिश्तों पर आ गया। हाँ, ज्यादातर। और यहीं पर एक और बहस जुड़ी हुई है, वो है मार्क्स की एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, AMP। ओह, ये क्या चीज है AMP? हाँ, AMP मार्क्स का एक विचार था कि एशिया का समाज यूरोप से मौलिक रूप से अलग था। यहाँ जमीन पर निजी संपत्ति नहीं थी, सब कुछ राज्य का था। समाज बदलता नहीं था, एकदम स्थिर, स्टैटिक था, और राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा थी, वो सिंचाई वगैरह सब नियंत्रित करता था। तो क्या भारतीय मार्क्सवादियों ने इसे मान लिया? से इतिहासकारों ने इस एशियाटिक मॉडल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भारत में निजी संपत्ति भी थी, समाज बदलता भी था, और राज्य ही सब कुछ कंट्रोल नहीं करता था। तो AMP वाली थियोरी को भारतीय संदर्भ में ज्यादातर खारिज कर दिया गया। तो फिर कोसाम्बी ने क्या मॉडल दिया? आपने उनका जिक्र किया था। हाँ, डी कोसाम्बी बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास लेखन में। उन्होंने भारतीय सामंतवाद के विकास का एक बड़ा दिलचस्प दो तरफा मॉडल दिया। उनकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो 1956 में आई थी। उसमें उन्होंने ये विचार रखा। दो तरफा मॉडल क्या मतलब? उन्होंने कहा कि भारत में सामंतवाद दो रास्तों से पनपा। एक ऊपर से सामंतवाद, फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव, और दूसरा नीचे से सामंतवाद, फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो। अच्छा, ऊपर से और नीचे से, ये थोड़ा समझाइए। ऊपर से का मतलब था जब राजा या राज्य खुद पहल करे, जैसे राजा ने अपने किसी बड़े अधिकारी को या किसी ब्राह्मण को या किसी मठ मंदिर को खुश होकर जमीन दे दी, या किसी इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। ये अनुदान ऊपर से आया, राज्य की तरफ से। ठीक है, ये समझ आया। और नीचे से? नीचे से का मतलब है जब गांव के स्तर पर ही धीरे धीरे कुछ लोग या परिवार ज्यादा ताकतवर होने लगे। वो स्थानीय जमींदार बन गए या छोटे मोटे शासक बन गए, और उन्होंने गांव के आम किसानों को अपने अधीन कर लिया, उन पर अपना नियंत्रण बना लिया। ये प्रक्रिया गांव के अंदर से नीचे से शुरू हुई। तो कोसंबी कह रहे थे कि ये दोनों प्रक्रियाएं, राज्य के अनुदान और स्थानीय ताकतों का उभार, एक साथ या आगे पीछे चलती रहीं, और इन्होंने मिलकर भारत में सामंती संरचना बनाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही कोसंबी का ये जो ऊपर से और नीचे से वाला विचार था, ये आगे चलकर प्रोफेसर R.S. शर्मा के काम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। R.S. शर्मा, मतलब भारतीय सामंतवाद की बहस में इनका नाम तो शायद सबसे बड़ा है ना? इनके काम को तो मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। शर्मा जी का काम बहुत प्रभावशाली रहा है, और वो यूरोपीय इतिहासकारों से, खासकर फ्रांस के मार्क ब्लॉक और बेल्जियम के हेनरी पिरेन से काफी प्रभावित थे। हेनरी पिरेन, इनकी क्या खास बात थी? पिरेन की एक बहुत मशहूर थ्योरी थी रोमन साम्राज्य के पतन को लेकर। उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का पतन सिर्फ बर्बर आक्रमणों से नहीं हुआ। असली झटका लगा 7वीं सदी में, जब इस्लाम का उदय हुआ और अरबों ने भूमध्य सागर पर कब्जा कर लिया। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि यूरोप का जो लंबी दूरी का समुद्री व्यापार था, खासकर पूर्वी देशों के साथ, वो ठप हो गया। भूमध्य सागर एक तरह से बंद हो गया यूरोप के लिए। व्यापार रुक गया तो शहर जो व्यापार के केंद्र थे वो उजड़ने लगे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मट गई। लोग शहरों को छोड़कर गांवों की तरफ भागने लगे।
अच्छा, तो शहरीकरण की जगह ग्रामीणीकरण होने लगा। हाँ, पिरेन ने यही शब्द इस्तेमाल किया, रूरलाइजेशन। अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित हो गई। और पेरेन ने इसे और क्या कहा? पिरेन ने इसे बंद संपत्ति अर्थव्यवस्था का नाम दिया। मतलब बड़ी बड़ी जागीरें या मैनर्स बन गईं। पिरेन ने तो यहाँ तक लिखा है कि कुछ जागीरें 10,000 एकड़ तक की होती थीं और ये जागीरें अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें, अनाज, कपड़ा, औजार खुद ही पैदा करती थीं। बाहर से लेन देन यानी व्यापार बहुत ही कम, न के बराबर था। सब कुछ बंद बंद सा। आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हाँ, लेकिन पिछड़ेपन वाली। और पिरेन का मानना था कि ये स्थिति कब बदली, जब 11वीं सदी में धर्मयुद्ध शुरू हुए। यूरोप के ईसाई यरूशलेम के लिए लड़ने गए तो उनका अरब दुनिया से फिर संपर्क हुआ, भूमध्य सागर के रास्ते फिर खुले, व्यापार फिर से बढ़ने लगा, शहर फिर से आबाद होने लगे। और जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे सामंतवाद का पतन होने लगा। अच्छा, तो पेरेन के लिए व्यापार और सामंतवाद एक दूसरे के दुश्मन थे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बिल्कुल कट्टर दुश्मन। पिरेन की थ्योरी का ये सेंट्रल पॉइंट था, ट्रेड वर्सेस फ्यूडलिज्म। और आर एस शर्मा ने? ओह, उन्होंने इसी मॉडल को भारत पर लागू करने की कोशिश की। बिंगो, आपने पकड़ लिया। शर्मा जी ने तर्क दिया कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुप्त काल के बाद और खासकर हर्ष के शासन के बाद, यानी लगभग 7वीं सदी के बाद, भारत का जो लंबी दूरी का व्यापार था, खासकर रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, उसमें भारी गिरावट आई। और उसका नतीजा? नतीजा वही जो पिरेन ने यूरोप के लिए बताया था। व्यापार घटा तो भारत के शहर भी उजड़ने लगे। अर्बन डीके, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ। लोग खेती की तरफ ज्यादा मुड़े। और इस बात का एक और बड़ा सबूत शर्मा जी ने दिया, सिक्कों की कमी, स्कार्सिटी ऑफ कॉइन्स। उन्होंने कहा कि इस दौर के सिक्के बहुत कम मिलते हैं, जो दिखाता है कि मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। बात तो लॉजिकल लग रही है, व्यापार नहीं तो सिक्के क्यों चलेंगे? हाँ, लॉजिक तो यही था। अब शर्मा जी ने इसे सामंतवाद से कैसे जोड़ा? उनका तर्क था कि जब व्यापार घट गया और राज्य के पास सिक्कों की कमी हो गई, तो राज्य के पास अपने बड़े बड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों और यहाँ तक कि ब्राह्मणों और मंदिरों को नकद वेतन या दान देने के लिए पैसे नहीं बचे। तो राज्य ने क्या किया? जुगाड़। हाँ, एक तरह का जुगाड़ी कह लीजिए। राज्य ने नकद पैसे के बदले उन्हें जमीन देनी शुरू कर दी या फिर किसी खास इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। इसे कहते हैं भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स। अच्छा, सैलरी की जगह जमीन का टुकड़ा या टैक्स वसूलने का हक? बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन या टैक्स का अधिकार नहीं था। इन अनुदानों के साथ साथ अक्सर उस जमीन पर बसे किसानों पर भी अधिकार दे दिए जाते थे। मतलब अनुदान पाने वाला व्यक्ति उन किसानों से न सिर्फ टैक्स ले सकता था, बल्कि उनसे बिगाड़ भी करवा सकता था और कई तरह से उनका शोषण कर सकता था। ओह, तो इससे क्या हुआ? प्रक्रिया थी, यही भारतीय सामंतवाद की जड़ थी। ये स्टेट एक्शन का नतीजा था। और किसानों की हालत? शर्मा जी मानते थे कि इन भूमि अनुदानों ने किसानों की स्थिति को बहुत खराब कर दिया। उनकी आज़ादी छीन गई, वो जमीन से बंध से गए, उनकी हालत यूरोप के सर्फ यानी अर्धदास किसानों जैसी हो गई। ये प्रक्रिया शर्मा जी के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती गई और लगभग 11वीं-12वीं सदी तक अपने चरम पर पहुंची। तो शर्मा जी का मॉडल काफी व्यापक था। व्यापार में गिरावट, शहरी पतन, सिक्कों की कमी, भूमि अनुदान, बिचौलियों का उदय और किसानों की दास्ता जैसी स्थिति। हाँ, ये पूरा पैकेज था। हालांकि बाद में शर्मा जी ने यह भी माना कि शायद 1000 ईस्वी के बाद शहरीकरण और व्यापार में कुछ बढ़ोतरी हुई, लेकिन शुरू में उनका जोर गिरावट और पतन पर ही ज्यादा था। शर्मा जी ने किसानों के विद्रोह का भी जिक्र किया है शायद, जैसे बंगाल में कैवर्त विद्रोह। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कैवर्त विद्रोह जैसे विद्रोहों को सामंती शोषण के खिलाफ किसानों के प्रतिरोध के रूप में देखा। एक और बड़े इतिहासकार थे प्रोफेसर BNS यादव। BNS यादव? हाँ, वो भी शर्मा जी के विचारों से काफी हद तक सहमत थे। यादव ने तो हूणों के आक्रमण को भी सामंतवाद के उदय से जोड़ा था। तो ये थ्योरी कब तक प्रभावशाली रही? शर्मा जी की ये थ्योरी लगभग 1965 तक पूरी तरह विकसित हो गई थी और अगले 1.5-2 दशक तक, मतलब 1970s और 80s के शुरुआती सालों तक भारतीय इतिहास लेखन में इसका दबदबा रहा। इसके कई समर्थक थे, जैसे यादव जी और DN झा, लेकिन इसके आलोचक भी थे शुरू से ही, जैसे DC सरकार, जो मानते थे कि भूमि अनुदानों का मतलब किसानों की दास्ता नहीं था। तो 1970 के दशक में बहस तेज हो गई। हाँ,
और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, ये उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस से भी जुड़ गई जो यूरोप में चल रही थी। सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, उसमें मॉरिस डॉब और पॉल स्वीजी जैसे बड़े मार्क्सवादी अर्थशास्त्री और इतिहासकार शामिल थे। और कुछ भारतीय इतिहासकारों ने एनाल्स स्कूल जैसे वैकल्पिक नजरियों से भी भारत के अतीत को समझने की कोशिश की। जब भारत में सामंतवाद था, वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया? चलिए अब आते हैं कहानी में असली ट्विस्ट पर, मतलब वो मोड़ जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। हाँ, एक बड़ा धमाका हुआ। साल था 1979, जगह थी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का सालाना अधिवेशन और मौका था अध्यक्षीय भाषण का, प्रेसिडेंशियल एड्रेस का। और भाषण दे रहे थे प्रोफेसर हरबंस मुखिया। बिल्कुल। और प्रोफेसर मुखिया ने अपने भाषण में एकदम सीधा सवाल दाग दिया, वॉज देयर फ्यूडलिज्म इन इंडिया? क्या भारत में वाकई सामंतवाद था? सोचिए जरा, जो अवधारणा पिछले 2 दशकों से भारतीय इतिहास की मुख्य धारा बनी हुई थी, उस पर ही सीधा प्रश्न चिन्ह। यकीनन बड़ा धमाका हुआ होगा अकादमिक जगत में। उन्होंने ऐसा क्यों पूछा? उनका तर्क क्या था? मुखिया का तर्क बड़ा मौलिक और सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल था। उन्होंने सबसे पहले तो यही सवाल उठाया कि क्या सामंतवाद कोई सार्वभौमिक व्यवस्था, यूनिवर्सल सिस्टम हो सकती है? क्या ये जरूरी है कि जो यूरोप में हुआ वैसा ही या उससे मिलता जुलता कुछ भारत या चीन या कहीं और भी हुआ हो? अच्छा पॉइंट है। मतलब क्या हर जगह का समाज एक ही ढर्रे पर चलता है? हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि सामंतवाद का असली संचालक बल, ड्राइविंग फोर्स क्या था? क्या ये मुनाफा कमाने के लिए था, जैसे पूंजीवाद में होता है, या फिर यह सिर्फ शासक वर्ग के उपभोग कंजम्पशन के लिए था? उन्होंने तर्क दिया कि सामंतवाद शायद एक क्षेत्रीय घटना, रीजनल फिनोमिनन हो, खासकर पश्चिमी यूरोप की, जिसे हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो सैद्धांतिक बात हुई, लेकिन उन्होंने भारतीय स्थिति के बारे में क्या कहा? यहीं पर उनका तर्क और मजबूत हो जाता है। उन्होंने भारत और पश्चिमी यूरोप की परिस्थितियों की सीधी तुलना की, खासकर 3 चीजों के आधार पर: पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, श्रम की उपलब्धता, लेबर अवेलेबिलिटी, और तकनीक। ये तुलना दिलचस्प होगी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, देखिए पश्चिमी यूरोप में क्या था, साल में मुश्किल से 4 महीने धूप मिलती है, मिट्टी भारी चिकनी है, उसे जोतने के लिए बहुत ताकत चाहिए, इसलिए वहां भारी हल, मोल्ड बोर्ड प्लाव का आविष्कार हुआ, जिसे खींचने के लिए 6-8 बैल लगते थे, और इतने जानवर और हल चलाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। और ये मजदूर कहाँ से आते थे? यहीं पर सर्फ आते हैं। किसानों को जमीन से बांध दिया गया, उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, क्योंकि खेती के लिए बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत थी। सामंती लॉर्ड का नियंत्रण किसान के शरीर पर, उसके श्रम पर था। ठीक है, ये यूरोप की बात हुई। भारत में क्या था? मुखिया ने कहा, भारत में स्थिति बिल्कुल उलट थी। यहाँ साल में 8 से 10 महीने अच्छी धूप मिलती है। ज्यादातर इलाकों में मिट्टी हल्की है, भुरभुरी है, उसे जोतने के लिए साधारण हल्के लकड़ी के हल से काम चल जाता था, जिसे एक किसान 2 बैलों से या कई बार अकेला भी चला सकता था। हाँ, ये तो है। और यहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, मतलब यूरोप के मुकाबले कम मेहनत में ज्यादा पैदावार होती थी। श्रम की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी यूरोप में थी। उत्पादकता में भी फर्क बताया उन्होंने। हाँ, और ये फर्क तो चौंकाने वाला था। मुखिया ने आंकड़े दिए कि यूरोप में उस दौर में बीज और उपज का अनुपात, सीड यील्ड रेशियो, बहुत कम था, मुश्किल से 1.25 या 1.4। मतलब एक बीज बोया तो 2.5 या 4 दाने मिले, जबकि भारत में यह अनुपात 1.12, 1.16 या उससे भी ज्यादा था। बाप रे, इतना ज्यादा? एक बीज पर 16 दाने? हाँ, तो मुखिया का कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि इन बुनियादी फर्कों की वजह से भारत में किसान पर उस तरह के नियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ी जैसे यूरोप में था। तो सबसे बड़ा अंतर क्या था मुखिया के अनुसार? सबसे बड़ा अंतर यह था कि यूरोप में सामंती लॉर्ड का नियंत्रण किसान के श्रम, लेबर पर था। किसान जमीन से बंधा था, सॉफ्टम, उसे अपने लॉर्ड के लिए मुफ्त में काम बेगार करना पड़ता था, उसका शरीर लगभग लॉर्ड की संपत्ति था। जबकि भारत में मुखिया के अनुसार किसान ज्यादातर स्वतंत्र था। स्वतंत्र मतलब उस पर कोई नियंत्रण नहीं था? नहीं, नियंत्रण तो था, लेकिन वो नियंत्रण किसान की उपज पर था, न कि उसके श्रम पर। मतलब राज्य या जमींदार किसान से उसकी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा टैक्स या लगान के रूप में वसूलते थे। नियंत्रण उपज पर था, किसान के शरीर पर नहीं। उसे जमीन से बांधा नहीं गया था, वो चाहे तो गांव छोड़कर जा सकता था। हालांकि ये कितना आसान था, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन भारत में बेगार, फोर्स्ड लेबर या विष्टि तो थी, ग्रंथों में जिक्र मिलता है। हाँ, मुखिया ने माना कि भारत में बेगार थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि ये यूरोप की तरह व्यवस्थागत, दास्ता, सिस्टेमिक सर्फडम नहीं थी। ये कभी कभार होती थी या कुछ खास कामों के लिए होती थी,
लेकिन ये किसान के जीवन का केंद्रीय तत्व नहीं थी, जैसा यूरोप में था। और मुखिया ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या भारतीय कृषि वाकई उतनी स्थिर थी जैसा कि आर एस शर्मा और अन्य मान रहे थे। हाँ, उन्होंने इस धारणा को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान जरूरत के हिसाब से तकनीक में छोटे-मोटे बदलाव करता रहता था। तो कुल मिलाकर मुखिया का कहना था कि भारतीय परिस्थितियां यूरोप से इतनी अलग थीं कि यहाँ सामंतवाद जैसा कुछ था ही नहीं। कम से कम यूरोपीय मॉडल वाला तो बिल्कुल नहीं। Exactly. ये उनका मुख्य निष्कर्ष था। फ्री पेजेंट इकोनॉमी वर्सेस सर्फडम इकोनॉमी। जाहिर है मुखिया के इस भाषण ने, इस चुनौती ने अकादमिक जगत में भूचाल ला दिया होगा। भुजाल ही समझ लीजिए। इस पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। कई इतिहासकारों ने मुखिया के तर्कों का समर्थन किया, तो कई ने, खासकर आर एस शर्मा और उनके समर्थकों ने, इसकी कड़ी आलोचना की। ये बहस कहीं छपी भी? हाँ, ये बहस पहले जर्नल ऑफ पेजेंट स्टडीज नाम के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 1981 में छपी। फिर 1985 में टीजे बायर्स नाम के एक विद्वान ने इस पूरी बहस को संपादित करके किताब निकाली, जिसका नाम था फ्यूडलिज्म एंड नॉन यूरोपियन सोसाइटीज। बाद में इसी किताब को द फ्यूडलिज्म डिबेट के नाम से जाना गया। द फ्यूडलिज्म डिबेट। तो ये किताब इस पूरी बहस का एक तरह से दस्तावेज बन गई? हाँ, बिल्कुल। और ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में जारी है, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सामंतवाद पर पुनर्विचार, फ्यूडलिज्म रिकंसिडर्ड। तो मुखिया की इस जबरदस्त चुनौती के बाद आर एस शर्मा और उनके खेमे के इतिहासकारों ने क्या किया? क्या वो अपनी पुरानी बात पर ही अड़े रहे, या सोचते हैं, उन्हें और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, या उनमें कुछ बदलाव लाते हैं? शर्मा जी ने भी अपनी स्थिति को थोड़ा परिष्कृत किया। कैसे परिष्कृत किया? उन्होंने यूरोप के साथ जो सीधी सीधी तुलना थी उससे थोड़ा हटने की कोशिश की और भारतीय संदर्भ की विशिष्टताओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा जिसका टाइटल ही सवाल पूछता है, हाउ फ्यूडल वॉज इंडियन फ्यूडलिज्म? भारतीय सामंतवाद कितना सामंती था? अच्छा, मतलब वो खुद भी सवाल पूछ रहे थे कि कितना फिट बैठता है ये मॉडल। हाँ, एक तरह से। इस लेख में और बाद के कामों में उन्होंने सामंतवाद को एक कठोर स्थिर व्यवस्था के बजाय एक संक्रमण काल के रूप में देखने पर ज्यादा जोर दिया। संक्रमण काल मतलब एक ऐसा दौर जब पुरानी व्यवस्था, यानी एक मजबूत केंद्रीय राज्य वाली व्यवस्था, कमजोर पड़ रही थी, और इस उथल-पुथल के दौरान स्थानीय शक्तियां, यानी वो बिचौलिए जिनका जिक्र हमने किया था, वो ज्यादा ताकतवर हो गए। इससे एक तरह का आर्थिक और सामाजिक संकट पैदा हुआ, और उसी संकट से एक नई व्यवस्था, जिसे वो सामंतवाद कह रहे थे, धीरे धीरे उभरी। तो फोकस अब पतन और गिरावट के साथ साथ एक नई व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया पर भी आ गया। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में वो कलयुग वाली बात आती है, जिसका जिक्र BNS यादव ने भी किया था और शर्मा जी ने भी उसे महत्व दिया। हाँ, ये कलयुग वाला क्या मामला है? पुराणों में तो कलयुग का वर्णन आता है कि पाप बढ़ जाएगा, वर्ण संकर हो जाएंगे, राजा अत्याचारी होंगे। शर्मा और यादव जैसे इतिहासकारों ने तर्क दिया कि प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन ग्रंथों में कलयुग का जो बार बार वर्णन आता है, उसे सिर्फ एक पौराणिक कथा या भविष्य की चेतावनी मानकर खारिज नहीं कर देना चाहिए। तो फिर क्या मानना चाहिए? उनका कहना था कि ये वर्णन शायद उस समय के वास्तविक सामाजिक संकट, सोशल क्राइसिस का प्रतिबिंब है, जब समाज में भारी उथल-पुथल मची हुई थी, पुरानी वर्ण व्यवस्था टूट रही थी, लोग अपने धर्म कर्म का पालन नहीं कर रहे थे, शासक वर्ग कमजोर पड़ रहा था, किसान विद्रोह कर रहे थे। इसी अराजकता और संकट की स्थिति को ग्रंथों ने कलयुग का नाम दिया। और इसी संकट से सामंतवाद निकला? हाँ, उनका तर्क था कि इसी सामाजिक संकट के गर्भ से या इसी संकट की प्रतिक्रिया के रूप में सामंती व्यवस्था धीरे धीरे उभरी। शासक वर्ग ने अपनी सत्ता फिर से स्थापित करने के लिए नए तरीके अपनाए, जैसे भूमि अनुदान देना, किसानों पर ज्यादा नियंत्रण करना वगैरह। शर्मा जी की एक बात की किताब है अर्ली मेडिवल इंडियन सोसाइटी, अ स्टडी इन फ्यूडलाइजेशन 2001। उसमें उन्होंने इस विचार को और विस्तार दिया है। अच्छा, तो अब बहस सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति तक सीमित नहीं रही, सामाजिक संकट और विचारधारा तक पहुंच गई। बिल्कुल। शर्मा जी ने अपनी इस बात की किताब में सामंतवाद के वैचारिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी काफी ध्यान दिया। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, सामंती मानसिकता। मतलब उस दौर के लोगों की सोच कैसी थी, उनके मूल्य क्या थे, जो सामंती व्यवस्था को दर्शाते या मजबूत करते थे। तो मतलब अब बहस जमीन, टैक्स, व्यापार से आगे बढ़कर कल्चर और आइडियोलॉजी तक पहुंच गई। हाँ, बिल्कुल। और इसमें DN झा का भी बड़ा योगदान रहा।
उन्होंने एक किताब संपादित की, द फ्यूडल ऑर्डर, स्टेट, सोसाइटी एंड आइडियोलॉजी, 2000। इस किताब में और अन्य लेखों में कई विद्वानों ने धर्म, खासकर भक्ति आंदोलन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास, नई भाषाओं का उदय, इन सब चीजों को भी सामंतवाद के फ्रेमवर्क से जोड़कर देखने की कोशिश की। भक्ति आंदोलन को सामंतवाद से कैसे जोड़ा? वो तो ईश्वर प्रेम और समानता की बात करता था। यही तो पेच है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि भक्ति आंदोलन में भगवान और भक्त का जो रिश्ता दिखाया गया, जिसमें भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट स्वामी भक्ति पर जोर है, क्या वो कहीं न कहीं राजा और उसके सामंत या सामंत और उसके किसान के रिश्ते जैसा नहीं था? मतलब भक्ति की विचारधारा ने सामंती निष्ठा और अधीनता को धार्मिक जामा पहना दिया। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब भक्ति आंदोलन सामंतवाद का विरोध नहीं, बल्कि उसी का प्रतिबिंब या समर्थक था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था। हालांकि ये बहुत विवादास्पद विचार है और कई लोग इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन ये दिखाता है कि बहस कितनी व्यापक हो गई थी। इसी तरह कुछ विद्वानों ने इस दौर में ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता, जाति व्यवस्था के और कठोर होने को भी सामंती प्रवृत्तियों से जोड़ा। लेकिन ये जो कलयुग वाली बात है, क्या इसके सबूत हर जगह से मिलते हैं? यहीं पे आलोचना आती है। आलोचकों का कहना है कि कलयुग के वर्णन वाले ज्यादातर ग्रंथ उत्तर भारत से हैं। क्या दक्षिण भारत या अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही संकट था? इसके सबूत उतने मजबूत नहीं लगते। बीपी साहू जैसे कुछ इतिहासकारों ने ये भी सवाल उठाया कि क्या कलयुग का वर्णन वाकई किसी वास्तविक संकट का था, या फिर ये शासक वर्ग, खासकर ब्राह्मणों और राजाओं द्वारा अपनी सत्ता को मजबूत करने और सामाजिक नियंत्रण बढ़ाने का एक वैचारिक हथियार, आइडियोलॉजिकल टूल था। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि देखो समाज में कितना बिगाड़ आ गया है, इसलिए हमें राजा और ब्राह्मणों को और ज्यादा अधिकार चाहिए ताकि हम व्यवस्था ठीक कर सकें। हाँ, कुछ इस तरह की बात। तो बहस इस पर भी है कि ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार था या वास्तविक सामाजिक संकट का चित्रण। मामला पेचीदा है। सामंतवाद, व्यापार और शहरीकरण, फ्यूडलिज्म, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। चलिए अब उस मूल मुद्दे पर वापस आते हैं जिस पर आर एस शर्मा की पूरी थ्योरी काफी हद तक टिकी हुई थी, यानी व्यापार और शहरीकरण का पतन ही सामंतवाद का मुख्य कारण था। और ये दोनों, व्यापार और सामंतवाद, एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या ये बात सही निकली? देखिए, यही वो बिंदु है जिसे शायद सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत चुनौती मिली। शर्मा जी की थ्योरी का ये आधार स्तंभ ही हिल गया एक तरह से। कैसे? पहली बात तो ये कि ये जो विचार है कि व्यापार और सामंतवाद एक दूसरे के दुश्मन है, ये विचार खुद ही सवालों के घेरे में आ गया। याद है हमने पिरेन की बात की थी? हाँ, कि व्यापार बढ़ा तो सामंतवाद घटा। हाँ, लेकिन पिरेन की इस थ्योरी की भी यूरोप में ही काफी आलोचना हुई थी। जैसे मार्क ब्लॉक ने अपनी किताब नेचुरल इकोनॉमी वर्सेस मनी इकोनॉमी में इस सीधे विरोध पर सवाल उठाए थे। बाद के और भी कई इतिहासकारों, जैसे फ्रांस के गाय बोएस ने भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि सामंतवाद और व्यापार हमेशा दुश्मनी हो। तो क्या वो साथ साथ चल सकते हैं? ऐतिहासिक साक्ष्य तो यही बताते हैं कि हाँ, वो साथ साथ चल सकते हैं, बल्कि चलते थे। आप खुद सोचिए, एक गांव में रहने वाले किसान को भी नमक तो चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। लोहे के औजार चाहिए, कपड़े चाहिए, मसाले चाहिए, बर्तन चाहिए। ये सब चीजें गांव में तो नहीं बनती, तो इनके लिए उसे थोड़ा बहुत लेन देन तो करना ही पड़ेगा। बाजार जाना पड़ेगा या कोई फेरी वाला दांव में आएगा, तो थोड़ा बहुत व्यापार तो हमेशा चलता ही रहता है। कोई भी कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती, उसे गैर कृषि चीजों की जरूरत हमेशा रहती है। बात तो सही है, मतलब पूरी तरह नेचुरल इकोनॉमी शायद कभी नहीं होती। हाँ, और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये उठी कि क्या भारत में वाकई व्यापार और शहरीकरण का उतना पतन हुआ था जितना शर्मा जी मान रहे थे? और अगर हुआ भी था तो कब तक रहा? यहीं पर बहुत सारा नया अनुभवजन्य शोध, एम्पिरिकल रिसर्च सामने आया। आर्कियोलॉजी से, सिक्कों के अध्ययन से, अभिलेखों से, विदेशी यात्रियों के विवरणों से। डीएन झा, जो शुरू में शर्मा जी के समर्थक थे, उन्होंने भी बाद में इस बात के लिए शर्मा जी की आलोचना की कि उन्होंने लंबी दूरी के व्यापार की अनुपस्थिति पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया। तो क्या सबूत मिले? कई इतिहासकारों ने, खासकर प्रोफेसर बीडी चट्टोपाध्याय ने, अपने महत्वपूर्ण काम में दिखाया कि लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के बाद से ही भारत के कई क्षेत्रों में व्यापार और शहरीकरण का पतन नहीं बल्कि पुनरुत्थान, रिवाइवल दिखाई देने लगता है। नए शहर बस रहे थे, नए व्यापारिक मार्ग बन रहे थे, व्यापारी संगठन
जैसे दक्षिण भारत में अय्यावोले, मणिग्रामम सक्रिय हो रहे थे। अच्छा, तो पतन के बजाय उभार दिख रहा था 1000 ईस्वी के आसपास। हाँ, चट्टोपाध्याय का ही तर्क था। रणबीर चक्रवर्ती की किताब है ट्रेड एंड ट्रेडर्स इन अर्ली इंडियन सोसाइटी 2002। उसमें भी इसी दौर में व्यापार की सक्रियता के काफी सबूत दिए गए हैं। तो शर्मा जी का जो अर्बन बीके वाला तर्क था, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। और वो सिक्कों की कमी वाली बात, जिसे मौद्रिक रक्ताल्पता कहा गया, हाँ, उस पर भी सवाल उठे। ये माना गया कि हाँ, शायद कुछ समय के लिए, खासकर उत्तर भारत में, सोने चांदी के सिक्कों की कमी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेन देन पूरी तरह बंद हो गया या सिर्फ वस्तु विनिमय होने लगा। तो फिर लेन देन कैसे होता था? यहीं पर जॉन एस डेल का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी किताब है बीएन मुखर्जी के साथ लिविंग विदाउट सिल्वर 1990। उन्होंने तर्क दिया कि चांदी भले ही कम हो गई हो, लेकिन लेन देन के दूसरे माध्यम खत्म नहीं हुए थे, जैसे कौड़ियां। कौड़ियां? वो समुद्र वाली सीपियां? हाँ, वही। मालदीव से कौड़ियां बड़े पैमाने पर भारत आती थी, खासतौर पर बंगाल और पूर्वी भारत में, और ये रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए मुद्रा का काम करती थी। अभिलेखों में, यात्रियों के विवरणों में इसका खूब जिक्र मिलता है। अरे वाह, मतलब कैश नहीं तो कौड़ी सही। हाँ, कुछ वैसा ही। और मार्क ब्लॉक ने यूरोप के लिए भी यही कहा था कि वहां भी पैसा कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, छोटे मोटे सिक्के चलते रहते थे। और डेल ने एक और मजेदार बात कही। क्या? कि भाई, अगर कौड़ियां मालदीव से आ रही थी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लंबी दूरी का समुद्री व्यापार तो चल ही रहा था। कौड़ियां अपने आप उड़ के तो नहीं आई। हाँ, ये तो पॉइंट है। मतलब जिस चीज को मुद्रा की कमी का सबूत माना जा रहा था, वो खुद ही व्यापार का सबूत निकली। बिल्कुल। तो सिक्कों की कमी वाली दलील भी काफी कमजोर पड़ गई। तो कुल मिला के व्यापार और शहरीकरण के पतन वाली जो बुनियाद थी शर्मा जी की थियरी की, उस पर गंभीर सवाल उठ गए। और अगर व्यापार और शहर खत्म ही नहीं हुए थे बल्कि चल रहे थे, तो फिर उस पर आधारित सामंतवाद की पूरी इमारत कैसे टिकेगी? समस्याएं हैं। इतनी सारी बहस, इतने सारे तर्क वितर्क के बाद भी कुछ सवाल तो बचते ही होंगे, कुछ गुत्थियां जो अभी सुलझी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बचते हैं। इतिहास में शायद ही कोई बहस पूरी तरह खत्म होती है। एक बड़ा सवाल तो यही है काल निर्धारण का। काल निर्धारण मतलब ये कि ये जो हम एक लेबल लगा देते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत, और मान लेते हैं कि ये लगभग 300 या 600 ईस्वी से शुरू होकर 1100 या 1200 ईस्वी तक चला। क्या ये पूरा 600 से 900 साल का लंबा दौर एक जैसा था? क्या इस पूरे समय में एक ही तरह की व्यवस्था, जिसे हम सामंतवाद कह रहे हैं, चलती रही? ये तो मुश्किल लगता है। इतने लंबे समय में तो बदलाव आए ही होंगे। बिल्कुल। यूरोप में भी, याद है मार्क ब्लॉक ने पहली सामंती युग और दूसरी सामंती युग की बात की थी। जी। उन्होंने दिखाया था कि 11वीं सदी के आसपास यूरोप के सामंतवाद में भी बड़े बदलाव आए थे। तो क्या भारत में भी ऐसे चरण थे? क्या आर.एस. शर्मा या उनके समर्थकों ने इस पर सोचा? शर्मा जी मोटे तौर पर इस पूरे दौर को सामंती विकास के दौर के रूप में देखते हैं, जो 11वीं-12वीं सदी में चरम पर पहुंचता है। लेकिन ये सवाल तो बना रहता है कि क्या 7वीं सदी का समाज और 12वीं सदी का समाज एक जैसा था? क्या इस पूरे दौर पर सामंतवाद का एक ही लेबल चिपका देना सही है? और 12वीं सदी के बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद क्या सामंतवाद खत्म हो गया? यहीं पर मतभेद और बढ़ जाते हैं। डीसी सरकार जैसे आलोचक तो मानते थे कि असली सामंतवाद, अगर उसे कहना ही है, तो वो तो 12वीं सदी के बाद आया, सल्तनत और मुगल काल में इक्तादारी और जागीरदारी व्यवस्था के रूप में। दूसरी तरफ शर्मा जी के कुछ समर्थक तो भारतीय सामंतवाद को 17वीं सदी या उससे भी आगे तक खींच ले जाते हैं। अरे बाप रे, 300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, मतलब 1400 साल। अगर एक ही शब्द इतने लंबे कालखंड को दर्शाता है, तो क्या वो शब्द अपना कोई खास मतलब खो नहीं देता? यही तो समस्या है। वो लेबल इतना ढीला ढाला हो जाता है कि उसका कोई विश्लेषणात्मक महत्व ही नहीं बचता। फिर वो सिर्फ एक टैग बन के रह जाता है। तो ये काल निर्धारण की और इस लेबल की उपयोगिता की एक बड़ी समस्या है। बदलाव और निरंतरता, चेंज वर्सेस कंटिन्यूटी को कैसे समझें, ये एक चुनौती है। और कोई समस्या? एक और जटिलता है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की छाया। हम जिस इतिहास को पढ़ और लिख रहे हैं, उसे देखने का हमारा नजरिया कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल की समझ से प्रभावित रहा है।
क्या सामंतवाद जैसा यूरोपीय लेबल भारत पर थोपना भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता का हिस्सा है? ये सवाल भी उठता रहा है। हमें भारतीय समाज को उसके अपने संदर्भ में, उसकी अपनी शब्दावली में समझने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए शायद। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मतलब ये सामंतवाद बहस अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं। शायद नहीं, जैसा मैंने कहा, अकादमिक जगत में बहसें चलती रहती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अब शायद उतनी गर्मजोशी से ये बहस नहीं होती जितनी 1980s या 90s में होती थी। नए विषय, नए सवाल सामने आ गए हैं, लेकिन इस बहस का महत्व कम नहीं हुआ है। क्यों? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इस बहस का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसने इतिहासकारों को अपने स्रोतों को दोबारा देखने, अपने तर्कों को और मजबूत और सूक्ष्म बनाने, नए तरह के सबूत खोजने और अपनी पहले से बनी हुई मान्यताओं, अजम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है। अच्छा, मतलब इसने रिसर्च को आगे बढ़ाया? बिल्कुल। ये जो आत्ममंथन की प्रक्रिया है, यही तो ज्ञान के विकास की कुंजी है। इस बहस ने हमें सिखाया कि इतिहास कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि लगातार व्याख्या और पुनर्विचार का विषय है। सारांश? चलिए, तो इतनी लंबी और दिलचस्प चर्चा के बाद एक बार फटाफट मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। कहाँ से शुरू किया था हमने? हमने शुरू किया था सामंतवाद की यूरोपीय अवधारणा से, फिर देखा कि कैसे कर्नल टॉड ने उसे राजस्थान में देखा। फिर हम आए मार्क्सवादी इतिहासकारों पर, खासकर डीडी गोसाम्बी पर, जिन्होंने ऊपर से और नीचे से सामंतवाद का विचार दिया। हाँ, और फिर आए आर.एस. शर्मा, जिनका मॉडल सबसे प्रभावशाली रहा। उन्होंने पिरन से प्रेरणा लेकर भारत में व्यापार में गिरावट, शहरों के पतन, सिक्कों की कमी और उसके परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा भूमि अनुदान देने, जिससे बिचौलियों का उदय हुआ और किसानों की हालत खराब हुई, इस पूरी प्रक्रिया को सामंतवाद कहा। बिल्कुल, लेकिन फिर 1979 में हरबंस मुखिया ने इस पूरे मॉडल को जोरदार चुनौती दी। उन्होंने पारिस्थितिकी, श्रम की जरूरत और तकनीक के आधार पर तर्क दिया कि भारत की स्थिति यूरोप से बिल्कुल अलग थी। यहाँ किसान ज्यादातर स्वतंत्र था और नियंत्रण श्रम पर नहीं बल्कि उपज पर था, इसलिए यहाँ यूरोपीय सामंतवाद नहीं था। इस चुनौती के बाद बहस और गहरी और व्यापक हुई। शर्मा जी ने अपने तर्कों को रिफाइन किया, संक्रमण काल और सामाजिक संकट जैसे कलयुग का वर्णन पर जोर दिया। बहस में सांस्कृतिक और वैचारिक पहलू भी शामिल हुए, जैसे भक्ति आंदोलन का सामंती व्यवस्था से क्या रिश्ता था, सामंती मानसिकता क्या थी। हाँ, और साथ ही साथ शर्मा जी की जो मूल धारणा थी कि व्यापार का पतन हुआ था और व्यापार सामंतवाद का दुश्मन है, उसे अनुभवजन्य शोध के आधार पर कड़ी चुनौती मिली। चट्टोपाध्याय, चक्रवर्ती, डेल जैसे विद्वानों ने दिखाया कि व्यापार और शहरीकरण चल रहा था और कौड़ियों जैसे मुद्रा के अन्य रूप भी मौजूद थे। व्यापार और सामंती तत्व साथ साथ रह सकते थे। और अंत में हमने देखा कि इस सामंतवाद लेबल को इतने लंबे कालखंड पर लागू करने में क्या समस्याएं हैं, काल निर्धारण की चुनौती क्या है और उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या हो सकता है। बहस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शब्दावली। अच्छा, इस पूरी चर्चा में कुछ शब्द बार बार आए, उन्हें एक बार जल्दी से समझ लेते हैं ताकि श्रोताओं को कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला शब्द, अनाल स्कूल। ये क्या था? ये फ्रांस के इतिहासकारों का एक समूह था जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक घटनाओं या युद्धों के बजाय लंबे समय के सामाजिक, आर्थिक ढांचे, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी मानसिकता, मेंटालिटीज वगैरह के अध्ययन पर जोर दिया। मतलब इतिहास को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर तक जाके समझना। समझ लीजिए, इतिहास की MRI रिपोर्ट निकालने वाले लोग। ठीक है। दूसरा, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये कार्ल मार्क्स का एक विचार था कि एशिया में उत्पादन का तरीका यूरोप से अलग था। यहाँ निजी संपत्ति नहीं थी, जमीन पर राज्य का नियंत्रण था, समाज स्थिर था, बदलता नहीं था। इस पर बहुत बहस हुई और ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों ने इसे खारिज कर दिया। ओके। तीसरा, क्रूसेड्स। ठीक है, ये 11वीं से 13वीं सदी में यूरोपीय ईसाइयों ने पवित्र भूमि, यरूशलेम और आसपास का इलाका को मुसलमानों से वापस लेने के लिए जो धर्मयुद्ध लड़े थे, उन्हें क्रूसेड्स कहते हैं। हेनरी परेन मानते थे कि इन्हीं की वजह से यूरोप का व्यापार फिर से शुरू हुआ और सामंतवाद कमजोर पड़ा। ठीक है। चौथा, जागीरदार। ये वो व्यक्ति होता था जिसे राज्य नकद वेतन के बदले किसी इलाके, जागीर से राजस्व वसूलने का अधिकार देता था। वो जमीन उसकी अपनी नहीं होती थी और ये पद आमतौर पर वंशानुगत भी नहीं होता था।
हालांकि व्यवहार में हो जाता था। सल्तनत और मुगल काल में ये व्यवस्था थी, सैलरी नहीं, जमीन का रेवेन्यू ले लो भाई। समझ गया। 5वां, सर्फ्स। ये मध्यकालीन यूरोप के वो किसान थे जो कानूनी रूप से जमीन से बंधे होते थे। वो अपने मालिक लॉर्ड की मर्जी के बिना जमीन छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें लॉर्ड की जमीन पर मुफ्त में काम बेगार करना पड़ता था और कई तरह के टैक्स भी देने पड़ते थे। उनकी स्थिति लगभग अर्धदास जैसी थी, बेचारे। और आखिरी, जमींदार। ये जागीरदार से कैसे अलग था? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। मुगल काल में जमींदार शब्द का मतलब जमीन का मालिक होना नहीं था। इसका मतलब था किसी व्यक्ति या परिवार का किसी इलाके के भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू के एक हिस्से पर वंशानुगत अधिकार होना। ये अधिकार उन्हें राजस्व वसूलने में राज्य की मदद करने के बदले मिलता था। वो एक तरह से स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोग होते थे जिनके पास अपने किले और सैनिक भी हो सकते थे। टैक्स कलेक्शन में इनका रोल था। अभ्यास। एक्सरसाइजेस। इस यूनिट के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संदर्भ में सामंतवाद के यूरोपीय मॉडल की प्रासंगिकता क्या है। इस पर हमने काफी चर्चा की है। हाँ, कि वो मॉडल कितना फिट बैठता है, कितना नहीं और क्यों। दूसरा सवाल है कि सामंतवाद की बहस में हाल के घटनाक्रमों का विश्लेषण करें। मतलब मुखिया की चुनौती के बाद जो बहस हुई, व्यापार और संस्कृति वाले पहलू जो जुड़े, उन पर बात करनी है। बिल्कुल। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि इन सवालों पर सोचें जरूर। जो हमने चर्चा की उसे ध्यान में रखकर अपने विचार बनाने की कोशिश करें। दिमाग की बत्ती जलाओ। सुझाए गए पाठ, सजेस्टेड रीडिंग्स। और अगर कोई इस विषय में और ज्यादा गहराई में जाना चाहता है तो यूनिट में कुछ किताबों और लेखकों के नाम सुझाए गए हैं। हाँ, जैसे रणबीर चक्रवर्ती की व्यापार पर किताब, जॉन डेल की सिक्कों और कौड़ियों पर किताब, डीएन झा की संपादित किताब द फ्यूडल ऑर्डर, हरमन कुलके के काम, हरबंस मुखिया के लेख और बेशक आरएस शर्मा की किताबें। ये सब इस बहस को समझने के लिए बेहतरीन स्रोत हैं। ज्ञान का भंडार हैं ये किताबें। मुख्य बातें, की टेकअवेज, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स। चलिए तो अब इस पूरी चर्चा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को पॉइंटर्स में सुन लेते हैं। पॉइंट वन, भारतीय सामंतवाद की बहस बहुत जटिल है। इसके केंद्र में हमेशा यूरोपीय मॉडल से तुलना और भारतीय संदर्भ की विशिष्टताओं का सवाल रहा है। पॉइंट 2, आरएस शर्मा का मॉडल जो व्यापार में गिरावट, भूमि अनुदान और ग्रामीणीकरण पर आधारित था, बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन बाद में इसे अनुभवजन्य, एम्पिरिकल और सैद्धांतिक थ्योरेटिकल आधारों पर कड़ी चुनौती मिली। पॉइंट 3, हरबंस मुखिया ने पारिस्थितिकी, तकनीक और श्रम की उपलब्धता के आधार पर भारतीय किसान को यूरोप के सर्फ से अलग, ज्यादातर स्वतंत्र बताकर भारतीय सामंतवाद के अस्तित्व पर ही मौलिक सवाल उठा दिया। पॉइंट 4, ये बहस सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रही। इसमें राज्य निर्माण की प्रक्रिया, सामाजिक संकट जैसे कलयुग का वर्णन, धर्म जैसे भक्ति आंदोलन, विचारधारा और मानसिकता जैसे सांस्कृतिक पहलू भी जुड़ गए। पॉइंट 5, व्यापार और सामंतवाद के बीच सीधे विरोध, एंटागनिज्म की जो धारणा पहले थी, उसे अब ज्यादातर इतिहासकार नहीं मानते। कई सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि सामंती तत्व और व्यापारिक गतिविधियां साथ साथ चल सकती थी और चलती थी। पॉइंट 6, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी बहस हमें दिखाती है कि इतिहास कोई स्थिर बंद कहानी नहीं है। ये लगातार खोज, तर्क वितर्क, नई व्याख्याओं और पुराने विचारों पर पुनर्विचार करने से विकसित होता है। स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना ज्ञान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आउटरो। तो ये थी हमारी यूनिट 10, द इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट पर एक विस्तृत और उम्मीद है कि दिलचस्प चर्चा। यकीन मानिए ये विषय थोड़ा पेचीदा जरूर है, समझने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स और खासकर मेंस के नजरिए से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, इतिहास ऑप्शनल वालों के लिए तो है ही। जीएस पेपर 1 में भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास और समाज को समझने के लिए इसकी गहरी समझ बहुत काम आती है। और जाते जाते, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। सवाल यह है कि अगर हम कुछ देर के लिए सामंतवाद के इस लेबल को, इस चश्मे को उतार कर रख दें, तो क्या हम पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य को किसी नए, किसी अलग, शायद ज्यादा साफ नजरिए से देख और समझ सकते हैं? का लेबल जो हमने यूरोप से उधार लिया है, वो हमारी समझ को खोलने के बजाय सीमित कर देता है।
हमें एक खास ढर्रे पर सोचने को मजबूर करता है? जरूर सोचिएगा इस पर। इतिहास को समझने का मतलब सिर्फ अतीत की घटना और तारीखों को रटना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझना, अलग-अलग व्याख्याओं का विश्लेषण करना और अपने तर्क विकसित करना है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो दोबारा सुनिए, अपने नोट्स बनाइए और सोचिए, मनन कीजिए। इतिहास को समझना मतलब सिर्फ अतीत को जानना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने की चाबी हासिल करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये बातचीत पसंद आई, अगर आपको लगा कि इस चर्चा से आपकी तैयारी को, आपकी समझ को थोड़ी भी मदद मिली, तो प्लीज़ इस पेशकश को लाइक करें, अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल ज़रूर लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन, ये सब हमें बहुत हौसला देता है कि हम आपके लिए ऐसा ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहें। तो मिलते हैं अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे ही गहरी और मजेदार चर्चा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।